बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अवाम पर पेट्रोलियम का बम गिरा दिया गया है और इस हवाले से आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सिंध हुकूमत के वज़रा का भी रद्द-ए-अमल आता रहा और उनका यही कहना था कि एक तरफ महंगाई जो है वो तजावुज़ करती जा रही है, तमाम हदों को अबूर करती जा रही है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। जब कमी करनी होती है तो चंद पैसे की बात आ जाती है, लेकिन इजाफा करना हो तो 4-5 रुपए का इजाफा कोई माने नहीं रखता। बड़े आराम से हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर देती है और रात 12 बजे से इसका इतलाक़ हो जाता है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत जो कि जिसका यानी तमाम चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन का इन्हिसार जो है वो पेट्रोलियम पर होता है, चाहे अशिया खुरोनोश हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों, वो तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा हो जाता है पेट्रोलियम मसनूआत में। जो उनकी कीमतें हैं उनमें इजाफे की वजह से। नाज़रीन, ना सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी अब हुकूमत से जो है वो उनसे एहतजाज करने पर मजबूर हैं, इसलिए कि पेट्रोलियम की कीमत में यानी कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो आवाम के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया, जो कि तर्जुमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया, जिसमें मजम्मत की गई है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के हवाले से। हालांकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। माशाल्लाह आप मसरूफ रहते हैं कौमी असेंबली के इजलास में और पिछले दिनों तो इजलास में काफ़ी गहमा गहमी भी रही, सहाफ़ियों के हवाले से भी काफ़ी जो है ना वो खबरें आती रही, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले सर आपसे ही बात करना चाहेंगे कि आपकी आवाज थोड़ी बढ़ाएं। जी इकबाल भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे बताइएगा सर कि आपकी इत्तेहादी जमात वफाक में आप हुकूमत में साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से मुसलसल एक तो महंगाई जारी है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में अब इजाफा कर दिया गया और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि अब बिजली के नरखों में, अशिया खुरोनोश में, तमाम चीज़ों में इजाफा शुरू हो जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई हैं, और जाहिर बात है हम तो राइट पार्टी होने का एहतजाज हमारा हक है और हम आवाम के आदमी हैं और आवाम में रहते हैं। आवाम हमसे एहतजाज करती है कि आप असेंबलियों में बैठे में वहाँ बैठे पेट्रोल बढ़ा, तो इससे तमाम चीजें ये सामने आ रही है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है, फिर डॉलर देख ले आगे कहाँ जा रहा है। और ये मैं तो ये समझ रहा पेट्रोल तो अभी और बढ़ेगा। अभी इन्होंने 5 रुपये इकबाल भाई, जी 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 इकबाल भाई, मुझे बताइएगा सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हमेशा से मतलब एक रिवायत कायम रही है कि बड़ी ब्लॉक बिल्डिंग हैसियत रखती है, यानी वही मेंबरान जिनकी हुकूमत बनाने में कमी होती है वो आपकी मेंबरान से उनकी गिनती पूरी होती है। लेकिन सर आप हुकूमत में होने के बावजूद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट महसूस ऐसा होता है जैसे अपोजिशन में बैठी हुई है, इसकी क्या वजह है? सच बात है तो सच बात करनी चाहिए ना। अगर हुकूमत इस वक्त पेट्रोल 20 रुपए बढ़ा दे तो हम कहेंगे बहुत अच्छी, हम तालियां बजाएंगे बैठ के। हमसे ये बात वही आ जाती है कि इतने एकदम 5 रुपए बढ़े, अभी पिछले उसमें 1 रुपए कुछ पैसे कम हुआ था, अब आपने एकदम 5 रुपए बढ़ा दिए, तो इससे पूरे ओवरऑल आपकी मईशत पे असर पड़ेगा। देखें, लिविंग टैक्स है, ये तमाम चीजें, जबकि आप रह रहा है कि 1 रुपए बढ़ाई जाए, तो आपने तो इसके ऊपर सोने पे तो 5 रुपए बढ़ा दिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से हुकूमत को भी इस बात पे संजीदगी से गौर करना चाहिए और उसको करना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो आवाम को मजबूर करते कि वो अपने हुकूक मांगने के लिए रोडों पे निकल आए। वो फिर इकबाल भाई, आप लोगों से कभी मशवरा किया जाता है, कभी कोई कंसेंसस डेवलप किया जाता है, यानी हुकूमत की जानिब से? कराची में आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कराची के मामलात हों। सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पूरे साल में 4 घंटे कराची को नहीं दिए हैं और फिर भी आप लोग हुकूमत में मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा मौका आया, तहरीक अदम एतमाद आती है, आप उनका साथ भी देंगे, लेकिन शिकवे शिकायत चलती रहती हैं अपनी जगह।
देखें, हमने तो उनसे कहा है कि हम आपका साथ देंगे, मगर बात यह है कब तक साथ देंगे? जब लिमिट क्रॉस करें उन्हें होगी तो फिर उसके बाद हम भी वो कर सकते हैं ना। अगर आपको करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि जो अलाइज पार्टियां उनको एतमाद में लेना चाहिए था कि ठीक है जी, मुल्क के हालात ऐसे हैं, मशीयत है चीज, तो अगर आप इधर टैक्स भी लगाते चलेंगे, चीजें थोड़ी भी बढ़ते चले जा रहा है, फिर साथ साथ ये सारी चीजें होती चली आ रही है। इसमें प्योरली अवाम के ऊपर बोझ आता है, और अवाम कौन से जो रोजमर्रा के, अब एक स्कूटर वाला है, वो 100 रुपए का पेट्रोल मुश्किल से डलाता है 2-3 की, अब उसके विषय के वो क्या है वहाँ पे जो जिस तरीके से उसके रिमार्क्स होते हैं, अगर आज पेट्रोल पंप पे अपने कैमरामैन को भेजे और उनसे सुन ले किस तरीके से रिमार्क्स सोचते रहे, तो इस चीज को हुकूमत को सोचना चाहिए और कम से कम एक ऐसी जामिया पॉलिसी बनाई जाए कि भाई साल में इतने ये होगा, इस तरीके से हम पेट्रोल अगर वो होगा तो हम उसको कर देंगे। तो ये तमाम चीजें इस चीज के लिए जो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए गलत साइन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि यानी एक बहुत शोर मचा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना वो बनाई जा रही है, और इस हवाले से धरना भी दिया गया सहाफ़ियों की जानिब से। सहाफ़ियों की जो दाखिला है उस पर पाबंदी भी लगा दी गई। सर, कोई आपसे इस हवाले से डिस्कस किया गया कि एक ऐसी चीज़ लाई जा रही है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप कहें 2 वज़रा हैं या 1 वज़ीर हैं, जो भी आप बेहतर समझें, लेकिन सर मतलब आप पार्ट एंड पार्सल तो है ना हुकूमत के। कोई चीज़ भी आपसे, चाहे सहाफ़ियों का ये मैटर हो, ये आपसे डिस्कस किया गया सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी सहाफ़ियों ने जो हड़ताल की उसके अंदर हम जाके बैठे थे, हम भी हमारे वज़रा अमीनुल्लाह आप का बयान देख ले, उसके अंदर देख ले, हमारा मकसद तो हमेशा में हमने हमेशा सहाफ़त के लिए आवाज आई है, आवाज उठाइए। ये आज से नहीं, हम 2002 से लेके जब से रेज अवार्ड का मतलब हुआ, इसके मतलब इसके ऊपर हमने सब ज्यादा आवाजें उठाई है, और इससे भी हमने ये कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक एतमाद में नहीं लिया जाएगा, इस तरीके का कोई भी बिल इस तरीके से नहीं आना चाहिए कि ये सारी चीजें है, और इसके ऊपर कंसेंसस हो तमाम सियासी पार्टियों के भी, तमाम स्टेक होल्डर, जो आपके नुमाइंदे, जो मीडिया के नुमाइंदे, जो सहाफत के नुमाइंदे हैं, ये सब लोग एक बैठ उस चीज को वो करेंगे जब जाके ऐसा बिल बने कि सबको एक्सेप्ट हो। तो ये तमाम चीजें इस चीज को जो है ना बाकायदा जब तक आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आप एक बिल बना देंगे, उस पर शोर शराबा, फिर यही वजह हो कि मुल्क के हालात दूसरी तरफ चले जाते हैं। अच्छा सर, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। अभी हम राब्ता कर रहे हैं मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर शाजिया सोबिया, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि यानी वो क्या कहती हैं इस हवाले से कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है उसके हवाले से वो क्या कहती हैं, वो भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, तो आप मुझे ये बताएं कि इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है, क्या समझती हैं आप कि ये जिस तरीके से इजाफा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से किया गया, तमाम ही जमातें जो हैं वो इस हवाले से बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी कि जहाँ ये 1 से 1.5 रुपए की कमी करेंगे, ये वहां पे 5 से 6 रुपए बढ़ा देंगे पेट्रोलियम की कीमत, क्योंकि ये लोग पीछे से वार करने वाले हैं, कभी भी ये आगे आके नहीं बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये, अगर आप अवाम का रिएक्शन होगा या हम लोग अपोजिशन का रिएक्शन होगा तो ये सारी चीजें ओपरा पे डाल देंगे कि ये तो वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और सारी रेगुलेटिंग बॉडी है, वो करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते। तो देखिए, आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कंटेनर पे खड़े होकर बिल जलाने की बातें करते थे, 1 करोड़ नौकरियां देने की बातें करते थे, 50 लाख घर देने की बातें करते थे, तो वो सारे वादे कहाँ चले गए? आप तो खुदकुशी, IMF के बजाय खुदकुशी करने के लिए एक रही थे, तो अब तक तो आपने खुदकुशी की नहीं है, लेकिन अवाम को जरूर आपने मजबूर कर दिया है खुदकुशी करने पर।
अब अगर आप एक सर्वे उठा के देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुसाइडल जो अटेम्प्ट है वो कौन से एज के लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यंग और यूथ जो है, जो इनके आसरे पे इनको वोट देके इनको लाई थी कि हमें जॉब मिलेगी, खुशहाली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, वही लोग सबसे ज्यादा खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो ये क्या आवाम को रिलीफ देने लगे हैं, ये तो आवाम को तकलीफ देने लगे हैं। मैडम थोड़ा सा स्क्रीन के, मैडम थोड़ा सेंटर हो जाएगा स्क्रीन के, आपका जो है ना वो इस वक्त सेंटर, जी और थोड़ा सेंटर हो जाएगा। जी आप बताइएगा मैडम कि ये यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद तो की जाती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि इस वक्त सूबा सिंध में और कराची के लिए जब बात की जाती है तो उस हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इसलिए तनकीद करती हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल आलमी मार्केटों में बहुत ज्यादा महंगा था, डॉलर बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उस चीज का मलबा अवाम पे नहीं डाला था। तब सारी चीजें कंट्रोल में थी, महंगाई भी कंट्रोल में थी, हालांकि उस टाइम पे फ्लड भी आया था और बहुत ज्यादा परेशानियां भी थी, लेकिन फिर भी अवाम के ऊपर कोई मलबा नहीं डाला गया। और जहां पे बात आ रही है कराची की, तो आप ये देख लें कि जब से एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तजा वहाब साहब बने हैं, तो आपने खुद देखा है कि अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं तो कहीं पे भी पानी नहीं रुका है। तो ये कोशिशें चल रही हैं और काम जारी है, और इंशाल्लाह ये चीजें अब आप चेंज होते हुए देखेंगे। जो तब्दीली के दावे करके आए थे उन्होंने तो कोई तब्दीली नहीं लाई, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी आवाम के लिए काम करती रही है, आगे भी आवाम के लिए काम करती रहेगी। मैडम अब आपका अपना जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी भी कोई बाइख्तियार नहीं है। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर ना रहें तो शायद वसीम अख्तर से ज़्यादा पावर्स उनकी नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। तो वो बहुत से ऐसे इदारे जो सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो उनके ज़रिए काम करवा सकते हैं। आप नहीं समझती कि ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इसमें आपको नहीं महसूस होता आपकी पार्टी को कि इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है? अगर आप चाहते हैं कि कराची में काम किया जाए, चाहे आपकी अपनी पार्टी का भी अगर मेयर आए, इलेक्ट होके भी आए, तब भी वो काम नहीं कर सकेगा अगर वो सिंध हुकूमत का वजीर ना हो। देखिए जी, काम करने वाले कहीं पे भी हो ना, वो काम करके दिखा देते हैं, चाहे वो वजीर हो या ना हो। सिर्फ काम करने की विल पावर होनी चाहिए। अब देखें, फंड्स आपको मिल रहे हैं, सब चीजें आपके हाथ में हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। 5 साल आप मेयर कराची रहे और आप रोते रहे। आपने आखिरी दिनों में जब आपकी खत्म होने लगी थी, लोकल बॉडीज की हुकूमत खत्म होने लगी थी, तब आपको रोना याद आ गया, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना याद आ गई। तो ये चीज आपने पहले क्यों नहीं की? पहले करते और आप करके दिखाते कि मुझे इख्तियारात चाहिए, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। और अगर बैठ के और डायलॉग के साथ जो जिस तरह से अभी मुर्तजा वहाब साहब एक्शन ले रहे हैं, तो इस तरह से आपको भी आगे आना चाहिए था। काम करने वाले लोगों के लिए कोई भी हर्डल नहीं होती है। डॉक्टर शाजिया, क्या फंड्स जमा करने का तरीका यही है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में उसके पैसे लगा दिए जाएं? एक तरफ के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि इलेक्ट्रिक से केएमसी का तनाज़ा चल रहा है, पोल्स का रेंट जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिया नहीं जाता, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और सिंध हुकूमत की जानिब से या केएमसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी के इलेक्ट्रिक के बिलों में अब टैक्सेस भी जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए वसूल किए जाएंगे। शायद आपकी नॉलेज में हो कि अब तक पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइसेंस फीस वाला मामला जो है वो भी 100% उसकी रिकवरी नहीं हुई है या वो हल नहीं हुआ है। क्या कहेंगी आप? देखिए जी, ये सारी चीजें जो है ना कंट्रोवर्शियल बना दी जाती हैं। अगर इन पे बैठ के बात की जाए और स्मूथली इस चीज को हल किया जाए तो मेरे ख्याल में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि पहले उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, उस पर डिबेट कर लेते हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकालते। तो जब इसको बैठ के इस पे कोई ना कोई सलूशन जब तक नहीं बैठ के बनाया जाएगा, ये चीजें इसी तरह से ही रहेंगी और अवाम इन चीजों में पिसती रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी इदारे हैं इनको बैठना चाहिए, अवाम के हक में सोचना चाहिए, चाहे वो सिंध हुकूमत से बात करनी हो, फेडरल हुकूमत से बात करनी हो, बैठ के अवाम के हक के लिए बात करनी चाहिए। तो इनको बैठे और बात करें कि जो जहां पे भी अवाम को मुश्किलात हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हैं या बिजली के बिल हैं या जो भी चीजें हैं, वो बैठ के बात करने से ही हल होंगी। इस तरह से नहीं हो सकती कि उसको कंट्रोवर्शियल बना के उस पर डिबेट की जाए।
ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اقبال محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس حوالے سے، اور صحافیوں کا دھرنا جو کہ اسلام آباد میں جاری ہے، جو کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے دیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ممبر جو اسپیکر نیشنل اسمبلی انہوں نے صحافیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا تھا، اور یہی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید اسمبلی میں کوئی اس قسم کا احتجاج کیا جائے جس سے بچنے کے لیے جو صحافیوں کا داخلہ ہے وہ بند کیا گیا تھا. بہرحال ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں اقبال محمد علی صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر شازیہ سے بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر شازیہ کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر بھی لگایا گیا ہے، کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کام کیے جائیں. اقبال محمد علی صاحب کی طرف اب ہم بڑھنا چاہیں گے. اقبال بھائی، کراچی کا مینڈیٹ جب ہم بات کرتے ہیں نا کراچی کے مینڈیٹ کی، تو ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ مینڈیٹ ہے سر. دوسری جانب اگر میں بات کروں ہمارے لیجنڈ جو آرٹسٹ ہیں عمر شریف صاحب کی، تو سر عمر شریف صاحب کا تو بڑا گہرا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے بھی رہا ہے. لیکن سر جب ان کے علاج کی بات آئی، یہاں پہ وزراء آ کے ملتے بھی رہے، وہ اپیلیں کرتے رہے، وفاقی حکومت سے مطلب وفاقی وزیر آگے مل لیتے ہیں، لیکن سر بالآخر یہ تمام پروسیس ہی چلتا رہا. سندھ حکومت نے 4 کروڑ روپے مختص بھی کر دیے، اور آج مرتضی وہاب نے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ امریکی کونسل کی جانب سے ویزا بھی کنفرم کر دیا گیا. یہ ویزا ان کے خاندان والوں کو اور عمر شریف کو دے دیا جائے گا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ بحیثیت ایک تو کراچی کا مینڈیٹ، دوسرے ہمارے اس شہر کا اتنا بڑا ٹیلنٹ، کم از کم سر پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ فوراً اسٹیپس لیے جاتے، اور اس سے پہلے کہ سندھ حکومت یہ کام کرتی، آپ لوگوں کی جانب سے یہ کام ہونا چاہیے تھا. دیکھیں سے بات صحیح کی، اور عمر بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور کیونکہ ان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کی حالت خراب ہوئی، اور اس کے بالکل وفاق اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے تھا. سندھ حکومت نے کیا، جو اچھا کیا ہم اس کو کہیں گے، اچھی اقدام ہے. ہماری پارٹی نے بھی اس کے اوپر وہ کرتے رہے کہ بھائی ان کے اوپر فوراً جلد سے جلد ان کا علاج کا بندوبست کیا جائے. چلے اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے، دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے، اور ایک اتنا بڑا ایجنٹ کا مسئلہ ہے کہ جو آپ کو جو ہے کوئی بھی کرے، مگر اس میں انیشیٹو کوئی بھی پہلے لے لے. اگر صحیح ہے بالکل اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ صحیح ہے، سمجھا اس کے بندوبست ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جائیں، صحتیاب ہو کے آئیں انشاءاللہ. پھر آپ پروگرام ہوں گے، اور عوام کے ساتھ جس طریقے سے ان کا انٹریکشن رہا ہے وہ دوبارہ سے اس طریقے سے وہ. اقبال بھائی، گورنر سندھ صاحب کا کیا رول بنتا ہے سر؟ وہ کتنے ایکٹیو ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ پچھلے گورنر سندھ یا ایک جو طویل عرصے تک گورنر سندھ آپ کی پارٹی کے رہے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد، وہ تو بڑا ایکٹیو، بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے. لوگوں کو گرانٹس دینی ہوں، یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ثقافتی ادارے، تمام چیزوں میں بہت ایکٹیو رول پلے کیا کرتے تھے. کیا 18ویں ترمیم کے بعد اب گورنر سے یہ اختیارات بھی لے لیے ہیں کہ وہ کسی آرٹسٹ کو کوئی چھوٹی موٹی گرانٹ دے سکے یا اس کی کم از کم عیادت ہی کر سکے؟ دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، بالکل سمجھتا ہوں گورنر کے پاس چاہے اتنے پاور مگر نہیں ہے، مگر اس چیز کے ایک انسانیت کے اوپر اور انسانی رشتے کے اوپر جو ہے نا، ان کو اس چیز کے اوپر میں کہتا ہوں اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے تھا. اور جہاں تک گورنر کا تعلق، وہ اتنے ایکٹیو تو اتنے نظر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں، مگر کہیں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں آپ کو انیشیٹو لینا پڑتا، وہاں پہ آپ کو خود اس چیز کے اوپر کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر اپنی جیب سے بھی کر دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں. جی بالکل. اچھا اقبال بھائی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کے ایم سی کی جانب سے کہ الیکٹرک کے بلوں میں
जो ऑक्ट्राई या ये कि टैक्स जो KMC का है वो ऐड करने की बात की गई है। तो सर क्या अगर आपके मेयर होते आपकी पार्टी के तो क्या आप इसको बिल्कुल कबूल करते और इसकी तायीद करते या हर सूरत में इसको मना किया जाएगा? नहीं, देखें, हम तो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और इस वक्त क्यों, आज से 13 साल से आप हम के बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके मिनिस्टर लोकल बॉडीज के आपके बैठे हुए हैं, ये चीजें जब क्यों नहीं आई? पहले पिछला सही करें, जब शेयर के ऊपर लगाएं, फिर ये टैक्स इम्पोज करें, अवाम देने को तैयार होगी और अवाम पैसा नहीं देगी। और दूसरी बात ये है, अभी मेरी ये बहन जो बैठी हुई है ये बात कर रही थी कि मुर्तजा वहाब जो है इन्होंने काम किया। और आज की खबर दे रहा हूं मैं, डंपर एसोसिएशन ने कचरा उठाने से मना कर दिया। अब आप बताएं कि कौन सी कितनी वो, क्योंकि मुर्तजा वहाब ऐसे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर तो बना दिया, नाम के साथ एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, मगर वो पावर नहीं है, वो पैसा दे उसको काम करवाएं। जो सारी चीजें अभी भी नालों की सफाइयां में बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जाके देखें तो सही सारी हालत क्या है। और कचरों की भरमार अभी पड़ी। आप यानी कि 1 साल से ज्यादा हो गया वसीम अख्तर ये कह रही है ना, वसीम अख्तर उस वक्त आपने फंड नहीं दिया, चले जी उनका आप बात छोड़ दें। अब आप तो 7 से ज्यादा हो गया, आपकी हुकूमत है, वजीर बल्दियात आपके पास है, फंडिंग आपके पास है, हर चीज आपके पास है। करे मैदान में सामने नजर आए, अवाम को नजर आए कोई चीज तो कहीं पता तो लगे कि ये सारी चीजें अगर 2-4 रोडें बनाने से वो कर उसको अगर उसके ऊपर आप अवेला मचाए तो उससे मैं समझता हूँ कि अवाम मुतमईन नहीं है। इकबाल भाई, मैं डॉक्टर शादिया से भी पूछूंगा, लेकिन आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जब जिला वस्ती के ऐसे इलाकों में जहाँ जाते हैं ना, जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को लाखों वोट मिला करते हैं, आप सर उन इलाकों की सड़कों की हालत देखें तो वाकई आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिला वस्ती में आप लियाकताबाद से शुरू करें और नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन तक पहुंच जाएं, सर एक सड़क ऐसी इस काबिल नहीं है कि उस पर गाड़ियां चल सकें। सर ताज्जुब इस बात पे होता है कि आपकी यानी 4 साल आपके मेयर रहे, उससे पहले आप हुकूमत में रहे, सर कराची के वो इलाके जहाँ से आपको वोट मिलते रहे, जहाँ से सबसे ज्यादा लोग वोट देते रहे, उन इलाकों की हालत जार ऐसी है कि सड़कें कचरा खाना बनी हुई है। सर ये इस 1 साल की बात तो नहीं है, जो सीवरेज का निज़ाम है तबाह हाल है, फुटपाथ पेमेंट्स मौजूद नहीं है, सड़कों पे कारपेटिंग तो दूर की बात, कई फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से ये चीज़ स्टार्ट होती है और नॉर्थ इस्लामाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, कहीं चले जाएं सर एक सड़क ठीक नहीं मिलती। देखिए, मैं तब एक बात कहूंगा कि जब तक बल्दियाती सिस्टम सही तरीके से 148 के तहत मेयर कराची को इख्तियार दे दें, जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं उनको इख्तियार दे दें, जिन चीजें हैं उनको इख्तियार दें, तो ये तमाम चीजें अब आप ACDC को आके एडमिनिस्ट्रेटर बना दें वहां पे, फिर उसके बाद ये सारी चीजों एडमिनिस्ट्रेटर बनाए तो फुल पावर से एडमिनिस्ट्रेटर बनाए। अगर फर्क है ईस्ट का या सेंट्रल का या वेस्ट का या साउथ का एडमिनिस्ट्रेटर है, अब वो इस इंतजार में बैठा होता है कि जी मैं वहां से पैसा आएगा तो मैं करूंगा, और 45% 55% तो वो कमीशन में निकल जाएगा। करप्ट तो असल सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं दावे से कहता हूँ इस वक्त कोई भी DMC में कोई भी जाके काम करवा ले और ये इतना इस रेशो से सारी चीजें हो रही होती है। तो जब तक आप इसको नहीं करेंगे, आप पैसा लगाओ भाई, कम से कम काम होगा। मैं आपकी बात बिल्कुल से मैं वो करता हूँ कि पिछले उसके अंदर कुछ जाहिर बात है फंडिंग का मतलब है कि जो लियाकताबाद और ये इन एरियो में काम नहीं हुआ कि भाई इस बात को एग्री करता हूँ कि मैं, मगर उसमें भी सारी चीजें होती है कि फंडिंग के ऊपर के जब मेयर साहब को पावर आपके फंडिंग देते हैं कि फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होती है ना उस चीज की। मगर बात वो है कि इस वक्त कौन है, आप देखें एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद वो चला जाता है, DC आया, DC वो 4-6 महीने बैठा, उसके बाद वो चले गए। तो ये तो बहुत सारी चीजें, तो जब तक कि इन चीजों को नहीं किया वो दूर किया जाएगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, सेंट्रल का हो, कि भाई ये आपने रहना, ये काम करना है, वो बेचारा घबरा होता है, वो पैसे दे के आता है, वो अपनी रिकवरी करने में लगा रहता है, तो फिर कहाँ से काम करेगा वो फिर।
डॉक्टर शाजी, अब आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात करें मुर्तज़ा वाब साहब की, या सिंध हुकूमत की जानिब से जो सड़कें बनाई गई, यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड, शारा कायदीन, शारा फैसल, डॉक्टर शाजी क्या सिर्फ यही कराची है? क्योंकि ये तो वो इलाके भी हैं जहाँ से आपको वोट मिल जाते हैं। मैं तो उन इलाकों की बात करूँगा जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड उर्दू स्पीकिंग आबादी है। क्या उन इलाकों में ये हक़ नहीं है कि वहाँ सड़कें बनाई जाएँ, वहाँ एमिनिटीज़, बेसिक सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, सीवरेज का जो निज़ाम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए कि उन इलाकों में गटर ना उबलें, उन इलाकों में पानी ना खड़ा, उन इलाकों में कचरा ना हो? क्या ये कराची में नहीं आते? क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, इकबाल साहब मेरे सीनियर हैं, मैं काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इल्ज़ाम तराशी करानी हो तो फिर फ़ौरन से उनकी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, वो बात इल्ज़ाम तराशी कर लेंगे, लेकिन कभी भी वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो हर दफ़ा हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन काम कराची के लिए नहीं किया, कराची के दावेदार होते हुए भी। और दूसरी बात, अभी आपने बात की थी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की, तो इमरान इस्माइल साहब के हलके से मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था वो अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीता है। तो देखिए, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है कि ये इस काबिल नहीं थे कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते, और मेरे ख्याल में वो इमरान इस्माइल साहब के साथ साथ सदर आरिफ अलवी साहब का भी हलका ही है। तो वहां से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। और जहां आपने बात की है सड़कें बनाने और दूसरी चीजों की डेवलपमेंट की, तो मेरे ख्याल में बल्दिया टाउन से जो MNA थे फैसल मुवाड़ा साहब, उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े दावे किए थे अपने लीडर के हिसाब से, तो उन्होंने कोई वहाँ पे डिलीवरी नहीं दी थी लोगों को कि वो उससे खुश होते। और अभी आपने जो बाई इलेक्शन हुए थे वहाँ पे उन्होंने जो PTI की रैंकिंग थी वो 6 नंबर पे आए थे। तो वहां से जब हमारे कैंडिडेट जीते हैं, तो अब आप जाके बल्दिया टाउन का विजिट करके देखेंगे वहां पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रहा ही नहीं है कि वो डिफरेंस रखें कि यहाँ से हमें वोट मिलते हैं तो हम यहाँ काम करेंगे। डॉक्टर शाजिया, ये डिफरेंस की बात तो आप खुद ही कर रही है ना, वहां से आपको वोट मिल गए तो आप कह रही हैं कि वहाँ काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कराची के वो इलाके जहाँ से, जी डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात सुन लें कि यहाँ पे दावे जिन्होंने किए थे वो तो कुछ कर ना सके, लेकिन जहाँ पे हम लोगों की अप्रोच है, जहाँ पे हम मसाइल में पहुंच रहे हैं, हम वहां पे जाके काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। अब जो जो एरिया आपने पॉइंट आउट किए हैं, आप देखेंगे कि अभी उन पे भी काम शुरू हो जाएगा, ना सिर्फ वो एरिया जहां से हमारे कैंडिडेट्स हैं, बल्कि उन रिमोट एरियाज में भी जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम करके दिखाएगी और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आपको उस काम के बेस पे जीत के भी दिखाएंगे। डॉक्टर शाजी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से जो वोट ट्रांसफर की बात की जा रही है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्या वाकई वोट ट्रांसफर हुए या मतलब ये सिर्फ दावा ही किया जा रहा है? देखिए जी, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको सामने आना चाहिए। वैसे इस तरह से सुनी सुनाई बात पे ट्रस्ट ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए जी, ये एक काला कानून है। मैं समझती हूँ जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो किया था, उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत गलत बात है, जिसका मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाके उस एहतजाज का हिस्सा बन के इस बात को साबित किया कि हम इस काले कानून को नहीं मानते। और उससे बड़ी बात ये कि जो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि मार्शल लॉ के होते हुए भी कभी भी प्रेस गैलरी जो है वो नेशनल असेंबली में बंद नहीं की गई, लेकिन इस जो जमहूरियत नाम निहाद जमहूरियती हुकूमत है उसमें मीडिया गैलरी को बंद किया गया। तो ये चीजें हैं जो हम समझते हैं कि ना सिर्फ आप मीडिया के ऊपर बल्कि लोगों के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर आप कथन लगा रहे हैं। तो जब लोग ना कुछ एक्सप्रेस कर सकेंगे, ना कोई कुछ बोल सकेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जमहूरी हुक्मरान हैं या जमहूरियत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं? आप तो साफ नजर आ रहा है कि जमहूरियत के बेस में आप जो है वो मार्शल लॉ लगा के बैठे हुए हैं
اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بلڈوز کر لیتے ہیں، چاہے وہ میڈیا اتھارٹی بل ہو، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا بل ہو یا کوئی اور بل ہو، آپ اسی طرح سے بلڈوز کرتے رہیں گے، چاہے پھر آگے عوام بھگتے، آپ لوگ اپنے اور اپنے اے ٹی ایمز کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یعنی اب اس میں جو یہ بل ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی بل لایا ہی نہیں گیا، ابھی ٹیبل ہی نہیں کیا گیا، یہ پہلے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی کیا نالج ہے اس بل کے حوالے سے آپ کی؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو منسٹرز اور جو سب کمیٹی میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے حساب سے تو یہ چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز جا رہی ہیں یا جو پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کا امیج خراب ہو رہا ہے، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ 126 دن جو آپ نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا، سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کر دیا تھا۔ آپ نے ہی ساری یہ سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان کے باہر جو ہے پاکستان کے امیج کو خراب کیا۔ آپ لوگوں کے دھرنے کی وجہ سے ہمارے معصوم بچے جو اے پی ایس کے بچے تھے، ان کی قربانی دینے کے بعد آپ لوگوں نے وہ دھرنا ختم کیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، اب آپ اس چیز کو بیس بنا کے نہ کریں کہ جی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اگر ایسا سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو کیا آپ میڈیا سے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر ہوا ہے ڈاکیومنٹ، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا، آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا، آن بورڈ لینا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں اور اس طرح سے اس میں چینجز آئیں گی اور یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ تو نہ تو آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے، نہ ہی اپوزیشن کے سامنے آیا ہے، تو ایسا کون سا سیکرٹ چیز ہے جو آپ چینجز لانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، اقبال بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے سر کہ کیا مطلب وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ کراچی کا دورہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جی 162 ارب روپے 1100 ارب روپے ان پیکیجز کا کیا ہوا، کام مکمل ہونا دور کی بات، شروع بھی نہیں ہوا، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعلانات ہوئے تھے اور وزیر پاکستان کو کراچی میں کم از کم 1-2-3 دن رہنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے اور ان کے منسٹر بھی ساری چیزیں جانتے ہیں، تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ اور جو ابھی آپ دیکھیں جو وہ جس کے اوپر جو اعلانات کی وہ انفراسٹرکچر کا جو کام شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر جو ہم سے وہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی ایک حد تک تمام چیزیں برداشت کریں گے نا، اس کے بعد پھر ہم بھی جب عوام کی آواز اٹھے گی تو ہم تو ان کے آواز کے ساتھ ملا کے ہم آواز کھڑے ہوں گے نا، پھر ہم یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ کیا ہے اس طریقے سے کتنا ڈیلے ہو رہا ہے، تمام چیزیں سب سامنے آئیں گی۔ اقبال بھائی، وہ تمام پروجیکٹس جو کہ نواز شریف دور میں شروع کیے گئے تھے وہ تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے سر۔ گرین لائن منصوبہ اس کا آغاز تو نواز شریف کے دور حکومت میں ہو گیا تھا اور یہ آدھے سے زیادہ کمپلیٹ بھی ہو چکا تھا، 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1.5 سال قبل جو ہے وہ گورنر سندھ عمران اسماعیل افتتاح کرنے کی بات کر رہے تھے اور اب تک بسوں کا ہی نہیں پتا ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے ٹینڈر ہو گیا اور بسیں بس آنے والی ہیں۔ سر کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اور ہم ہر اس بات کی یاددہانی کا رکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر سرکولر ریلوے اس پہ بھی کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کا افتتاح کریں گے وہاں، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر اگلے مہینے میں جو ہے نا اکتوبر میں جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا کہ اس کو جو ہے نا جس طریقے سے کام رکا ہوا تھا وہ کام شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہماری بھی امید ہے کہ اگر نومبر کے بسز کا جو ہو جائے گا، مگر بات وہاں آ جاتی ہے کہ پھر گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اتنی بسیں دے رہے ہیں، اتنی چیزوں کہاں ہے بھائی، صرف خواب و خیال میں ہی ہے، کم از کم آپ بھی تو میدان میں اترے، یہ پورا سندھ آپ کا ہے، یہ پورا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جہاں بات کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اس شہر کے اوپر اگر آپ تو انٹیریئر میں کہیں کا ایسا کام بتا دیں کہ بہت سارے آپ نے کوئی بریجز بنا دیے، کوئی روڈ بنا دیے، کوئی اسپتال بنا دیے، اسکولوں کے حالات آپ دیکھ لیں، تمام چیزیں آپ سامنے پیچھے، اس کو تو حکومت سندھ کو بھی اس پہ کم از کم تھوڑی سی نظر ڈالے تو پتہ لگے گا۔
ٹھیک ہے اقبال بھائی، میں بس اب ڈاکٹر شازیہ سے فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. ڈاکٹر شازیہ کیا کہنا چاہیں گی، فائنل نوٹ؟ دیکھیں جی، ابھی اقبال صاحب نے بہت ساری باتیں کی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی جو عمر شریف صاحب کی طبیعت کے لیے جو بھی سندھ حکومت نے کام کیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے تو ہمارے جو گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے خیرپور میں ہاسپٹل، اس میں جناب شوکت علی صاحب جو ہمارے بہت بڑے پاکستان کے سنگر تھے، ان کا فری آف کاسٹ لیور ٹرانسپلانٹ بھی اور ٹریٹمنٹ بھی ہوئی تھی. تو دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے اگر کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ ڈھول بجا کے نہیں کرتی ہے، نہ ہی صرف وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر آ کے ہر دفعہ ایک وزٹ پہ ایک میڈم وقت محدود ہے، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. جی چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ جی، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اقبال محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.